Welcome friends, welcome you to my YouTube channel Eco Tutorials. As promised, from today onwards we are going to start series of lecture for CBSE 11th Economics. देखो आपको अपने पहले वीडियो में मैंने इस +1 इकोनॉमिक्स के सिलेबाई को इंट्रोड्यूस कराया था। आपको बताया था कि आपके सिलेबस के दो पार्ट हैं, एक स्टैटिस्टिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स है, पार्ट बी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। हम पहले 5, 7, 10 लेक्चर माइक्रो इकोनॉमिक्स पे देंगे, देन वी विल शिफ्ट टू एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। देखो दोनों सीरीज़ को हम साथ साथ लेके चलेंगे ताकि आप अपनी क्लास में भी जो पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ आप भी समझ पाओ कि क्या हो रहा है, क्या कराया जा रहा है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे क्रैमिंग नहीं करना, समझना है। ये जो पहले 2-3 लेक्चर होंगे ये थोड़े से थ्योरेटिकल हैं, बेस बनाने के लिए हैं, और उसके बाद जो +1 की इकोनॉमिक्स है सारी की सारी प्रैक्टिकल है। आप देखोगे कि या तो डायग्राम्स होंगे या न्यूमेरिकल्स होंगे। सो all understanding, no cramming. That is my message for the students who have came to this CBSE 11th. Now friends, my today's lecture is on economics, the word economics. So let us begin with this lecture, economics and economy. For this पहले हम क्या करेंगे, पहले आपको थोड़ा सा मैं पूरा बेस बनाऊंगा, उसके बाद हम इस पे स्लाइड्स पे आएंगे. For that what I do, let us open this page. Now friends, देखो इसको, थोड़ी देर लगती है खुलने में. Now friends देखो, फ्रेंड्स आज हम शुरुआत कर रहे हैं वर्ड इकोनॉमिक्स से. इसमें देखो मैं पहले आपको सारा बता दूंगा कि हम कर क्या रहे हैं, क्या इस लेक्चर में होगा. देखो सबसे पहले ये वर्ड इकोनॉमिक्स कहाँ से आया. देखो एक वर्ड दो है, ग्रीक वर्ड है ऑक्स कह लो, ऑइकस कह लो, और एक है नेमिन. दिस इज हाउस होल्ड and this is management. So what you are going to study that is household management. देखो इकोनॉमिक्स में आप ये तो पहले वर्ड कहाँ से आया, कैसे आया, ग्रीक वर्ड है ऑइकस एंड नेमिन. ऑइकस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमिन का मतलब होता है मैनेजमेंट. सो वी आर गोइंग टू स्टडी हाउस होल्ड मैनेजमेंट. लेकिन इससे बात नहीं बनती, ये तो हो गया वर्ड कहाँ से आया. देखो अगर मैं इकोनॉमिक्स को कहूँ तो ये है हाउ ए पर्सन मेक्स ए चॉइस टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद स्केर्स मीन्स. देखो आपको पता है कि हमारे मीन्स इस लेट अस से मनी बहुत लिमिटेड है, लेकिन मेरी वांट्स अनलिमिटेड है. हम इकोनॉमिक्स में ये कहते हैं कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कभी सेटिस्फाई नहीं होती. जैसे ही एक वांट सेटिस्फाई होती है, सेकंड ऑटोमेटिकली उसकी जगह आ जाती है. सबसे पहले कहो जी साइकिल चाहिए, साइकिल आते ही नज़र स्कूटर पे चली जाती है, स्कूटर आते ही कार पे चली जाती है, कार आते ही मॉडल पे चली जाती है. सो ह्यूमन वांट्स, सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपको कि ह्यूमन वांट्स कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो चलती रहती है. लेकिन आपके मीन्स जो हैं बहुत ही लिमिटेड हैं. मनी इनकम से 5,000 है तो 5,000 में आई हैव टू मेक चॉइस कि किस वांट को मैं पहले सेटिस्फाई करूं और किसको फ्यूचर के लिए छोड़ दूं, कि आज मैंने कौन सी वांट सेटिस्फाई करनी है. ऑफ कोर्स पहली फूड की आएगी, उसके बाद जो पैसे बच गए तो फिर कहाँ लगाऊं, फिर पैसे बच गए, फूड क्लॉथिंग शेल्टर के बाद आप पहली बेसिक वांट्स होती है फूड क्लॉथिंग शेल्टर, उसके बाद आप क्या देखो. तो क्या मीनिंग निकला मेरा कि आप यू आर गोइंग टू सेटिस्फाई विद लिमिटेड रिसोर्सेज, you are going to make use of your resources in such a way that maximum human wants are satisfied, and that is economics, nothing else. Now economics की हिस्ट्री बहुत लंबी है. देखो इससे पहले कि मैं उस डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पे जाऊं, देखो हम इकोनॉमिस्ट को डिवाइड करते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, then we have
this Keynesian economics, and then we have modern economics. तो पहले तो ये मैं आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हो। देखो, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में हम मेन जो नाम है एडम स्मिथ, अभी आपको इस नाम से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। देन वी हैव मार्शल, बहुत सारे हैं, ये मैंने कुछ ही नाम लिखे हैं, J.S. मिल, बहुत सारे हैं। दीज आर क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की डिस्टिंक्शन कहाँ से करूँगा। देखो, हमारे इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं 1925-26 तक तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स चली है, लेकिन 1930 एक ऐसा ईयर था जिसने पूरी इकोनॉमिक्स को चेंज कर दिया। और 1930 क्या था? 1930 वाज द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। इकोनॉमी में डिप्रेशन आई। अब डिप्रेशन क्या, ड्यूरिंग दिस सिलेबाई यू विल बी, मतलब आप कॉमन लेमैन लैंग्वेज में समझ लो, सब कुछ डाउन था, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, प्राइस आपकी डिमांड कम थी, इकोनॉमी दे वर इन शैम्बल्स। तो ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो कुछ बता रहे थे वो अप्लाई करके देखा गया, लेकिन नो रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद एक इकोनॉमिस्ट आया जिसका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स, J.M. केन्स। अभी आप इसके बारे में भी ड्यूरिंग सिलेबाई पढ़ोगे, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। इसने अपनी इकोनॉमिक्स को 1930s पे बेस्ड किया और इसने बताया कि क्या क्या डिफेक्ट थे और उसको कैसे डिफेक्ट, क्यों ये क्लासिकल्स फेल हो रहे थे और कैसे। और मॉडर्न इकोनॉमी में सैमुअलसन। अब देखो, जो डेफिनेशंस पढ़ोगे वो क्लासिकल्स की होंगी या केन्स एंड मॉडर्न दोनों कंबाइंड होंगी ना। आप देखोगे कि इसमें क्या करने जा रहे हो, आप 4 डेफिनेशंस पढ़ने जा रहे हो। सबसे पहले होगी वेल्थ डेफिनेशन, फिर होगी स्केर्सिटी डेफिनेशन, सॉरी सेकंड हम करते हैं वेलफेयर डेफिनेशन, third is scarcity definition, and fourth is modern definition, या हम कहते हैं इसको और growth definition. These are the 4 definitions. फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मेरे लेक्चर में आपको पूरी बेस बनाकर मैं चलूँगा, एकदम से सीधा ऊपर से सुपरफिशियल नॉलेज मैंने नहीं देनी है, इसलिए थोड़ा स्लो, एक एक कंसेप्ट को आप समझ के चलो। देखो, वेल्थ डेफिनेशन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मैं क्यों कह रहा था आपको, मेरे इस वर्ड से पता चलेगा। मैंने कहा आपको कि आपने सब कुछ क्लासिकल, अब जब मैं लिखता हूँ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट तो आपको आइडिया आ जाता है कि ये 1925 से पहले के इकोनॉमिस्ट, 1930 से पहले के इकोनॉमिस्ट की बात हो रही है, आपको पता चल जाएगा। देन एक और इकोनॉमिस्ट है अल्फ्रेड मार्शल, उसने ये वेलफेयर डेफिनेशन दी। देन थर्ड स्केर्सिटी डेफिनेशन, दिस वाज गिवन बाय लायनल रॉबिन्स। And modern definition, either Lord Keynes और सैमुअलसन, ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं, मॉडर्न कह लो या केन्जियन कह लो, इन्होंने ये डेफिनेशन दी। तो हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन 4 देते हैं। सबसे पहले आई वेल्थ, इसने कहा जी इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ, आपको अभी बताऊंगा क्या है, और नथिंग कंसर्न विद वेलफेयर एटसेट्रा। डेफिनेशन क्रिटिसाइज हुई, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि भाई सिर्फ वेल्थ की स्टडी करोगे तो बैरन सब्जेक्ट बन गया, यू मस्ट टॉक अबाउट द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो उसने ये डेफिनेशन दे दी, वेलफेयर डेफिनेशन। फिर इस पे वेलफेयर और इस पे थोड़ी सी और मॉडर्न डेफिनेशन और अच्छी डेफिनेशन आई, स्केर्सिटी डेफिनेशन, जो कि मैं अभी बात भी कर रहा था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, मीन्स आर स्केर्स। तो आपको ये देखना है कि इन लिमिटेड मीन्स को कैसे आप मैक्सिमम ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए
यूज करते हो, वो स्केर्सिटी डेफिनेशन। देन मॉडर्न, ये स्केर्सिटी और वेलफेयर, क्या था, स्केर्सिटी को आगे जाके मैं नाम दे दूंगा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस की प्रॉब्लम के साथ साथ आप वेलफेयर को भी कंबाइन कर दो तो मॉडर्न डेफिनेशन बनती है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं यहां पर सब्जेक्ट मैटर और स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स करूंगा। ये इनफैक्ट आपको, मैं बिफोर आई कम टू दिस पीपीटी एंड उन स्लाइड्स पे आने से पहले मैंने एक अटेम्प्ट किया है कि आपको थोड़ा सा बेस बन जाए आपका कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो। नाउ लेट अस ओपन दिस पीपीटी। नाउ पीपीटी इज this, let us see now। एक मिनट। now we are going to कम टू द थ्योरेटिकल पार्ट। आपको पूरी इसकी पीडीएफ जब आप मांगोगे आपको मिल जाएगी। आप, यही नोट्स हैं आपके, सब कुछ लिखा हुआ है इस पीपीटी में। आप ये पीपीटी को देखो, अपनी नोटबुक पे इसको नोट करो, पीपीटी को साथ में रखो, यही नोट्स हैं, कंप्लीट प्रेजेंटेशन है ये। इसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपने रेफर करनी है, लेकिन अदरवाइज ये जो पीपीटीज हैं ये आपको हेल्प करने जा रही है। सो माय लेक्चर इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ना देखो, इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि टर्म इकोनॉमिक्स जो है वो कहां से आई। मैंने कहा जी टर्म इकोनॉमिक्स दो वर्ड से बनी है। एक ये कंबाइंड वर्ड है, आइकोनोमिया ग्रीक वर्ड है, दिस इज ए ग्रीक वर्ड। आइकोनोमिया, आइको का मतलब होता है हाउस होल्ड, एंड नेमिन का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। कहीं कहीं ये आइकस भी लिखा हुआ है जो मैंने शुरुआत में लिखा था। आइकस मैनेजमेंट, आइकस नेमिन, आइकोनोमिया रेफर टू हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ये तो वर्ड आ गया कि वर्ड क्या है। देखो आपको पता है कि आपको जो +1 में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी, तो इनमें से ये जो मैंने बोल्ड किए हुए हैं दूसरी कलर में, ये आपको उसमें हेल्प करेंगे। किसमें, जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ से वर्ड कहाँ से लिया गया, ग्रीक वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया, आइकोनोमिया, और इसका मतलब आइको का मतलब क्या है, हाउस होल्ड, और नेमेन का मतलब है मैनेजमेंट। ये सब आपको पता है ना। वो जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स एक वो सिस्टम जिसमें आपने चॉइस करनी है। देखो क्या लिखता है, इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिकॉज इट एनालाइजेस हाउ ह्यूमन बीइंग्स मेक चॉइसेस टू in an effort to maximize utility। कि वांट्स बड़ी अनलिमिटेड है, मीन्स स्केर्स हैं, तो इन स्केर्स को, मीन्स को किस तरह यूज करो कि आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। देखो, he is making a choice, how human beings makes a choice in an effort to maximize utility। It also analyzes how a society seeks to allocate their limited resources to achieve economic growth। ये आगे आएगा लास्ट डेफिनेशन कि इन लिमिटेड रिसोर्स से ग्रोथ कैसे आपने बनानी है। कहना डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे मैंने आपको कहा कि इकोनॉमिक्स की 4 डेफिनेशन है, वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्केर्सिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ डेफिनेशन। हम इन चारों डेफिनेशंस को टर्म बाय टर्म पढ़ेंगे। सबसे पहली है यस, दिस इज वेल्थ डेफिनेशन। देखो इसको ना, इस वेल्थ डेफिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वेल्थ डेफिनेशन, दिस इज वेल्थ डेफिनेशन। देखो इस वेल्थ डेफिनेशन को दिया किसने, सबसे पहले तो ये नाम एडम स्मिथ। फ्रेंड्स ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस इकोनॉमिस्ट को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स की शुरुआत, ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं था, इससे पहले आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज आपने नहीं, आपको मर्केंटलिस्ट थे, फिजियोक्रेट्स थे, अर्ली इकोनॉमिस्ट, लेकिन सिस्टमेटिक वे में जो है एडम स्मिथ ने शुरू किया और इसने एक बड़ी फेमस बुक लिखी, ये मैंने बोल्ड किया हुआ है, एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशंस, एन इंक्वायरी इनटू द कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशंस। देखो वही बात, हु इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। नेम ऑफ हिज बुक, ये हु हैज गिवन दिस वेल्थ डेफिनेशन? दैट इज एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। उसके बाद ये दी है एडम स्मिथ ने, लेकिन इसके साथ बाद में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आते हैं, जेबी से, जेएस मिल, ये सारे इसको सपोर्ट करते हैं। अब इस डेफिनेशन में वो क्या कहता है, देखो क्या बोला, कहता है इकोनॉमिक्स इज साइंस विच डील्स विद वेल्थ। कहता है कि वेल्थ, मनी, रिसोर्सेज, हाउ द वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड, consumed and exchanged and distributed। ये चार चीजें पढ़नी है, वेल्थ, हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, हाउ इट इज कंज्यूम्ड, हाउ इज इट इज एक्सचेंज एंड हाउ इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड। कि कैसे वेल्थ को प्रोड्यूस करते हो, कैसे उसको कंज्यूम करते हो, कैसे उसको एक्सचेंज करते हो और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ए बिटवीन वेरियस यूजेस। उसको हम कहता है डेफिनेशन कहते हैं, इट्स ऑल अबाउट वेल्थ, नथिंग एल्स। कहता है, और फिर इसने एक बड़ा अजीब कंसेप्ट दिया, इकोनॉमिक मैन, कि भाई ये तो सिर्फ एक वो जिसको हम इकोनॉमिक कॉमन भाषा में कहते हैं कंजूस आदमी है, सिर्फ पैसे से मतलब है और कुछ नहीं। इकोनॉमिक मैन, ह्यूमन बीइंग इज ए इकोनॉमिक मैन, उसका काम सिर्फ है वेल्थ जनरेट करना, खर्च करना, नथिंग एल्स, इकोनॉमिक मैन। देन इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ ओनली। मैंने अभी कहा कि सिर्फ वेल्थ को ही स्टडी करना है और कुछ नहीं। जैसे ही आप इस डेफिनेशन को देखते हो, आज का स्टूडेंट कहेगा नहीं ये तो कुछ गलत कह रहा है। ऑफ कोर्स ये गलत कह रहा है, इसीलिए वो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है। फ्रेंड्स यहाँ आपको ये बता दूँ, देखो इकोनॉमिक्स एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, बट इट इज़ नॉट लाइक फिजिकल साइंसेस। आपने पिछली 10th में फिजिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह पढ़ के आए हो, उसमें क्या है कि ये फिजिक्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि पेन को गिराया तो पेन नीचे ही आएगा, कभी ऊपर तो नहीं जाएगा, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन इकोनॉमिक्स ऐसी है भाई कि एक चीज अगर यहाँ नीचे गिर रही है तो दूसरी ऊपर, तीसरी इधर भी जा सकती है। ये क्या बोल रहा हूं मैं? देखो देयर इज ए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड अदर साइंसेस। वो क्या, इकोनॉमिक्स इज अ लिविंग साइंस। लिविंग साइंस कैसे? कि वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बीइंग्स। एक ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है वो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है। एक जगह हो सकता है वो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम कर दे, और दूसरी जगह से हो सकता है कि प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड बढ़ा दे, या प्राइस चेंज होने पर डिमांड कांस्टेंट भी हो सकती है। फ्रेंड्स इसलिए क्यों? क्योंकि हम लिविंग बीइंग से डील करते हैं, उन सोचने समझने की शक्ति होती है। इसलिए भी आप ये देखना कि इकोनॉमिक्स में नथिंग इज, ऐसे कह दूं कि भाई खत्म हो गई इकोनॉमिक्स, यहाँ पे इसने कह दिया वो लास्ट वर्ड है। लास्ट वर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है। इकोनॉमिक्स में एक बड़ी फेमस कोटेशन दी जाती है कि वेयर देयर आर 6 इकोनॉमिस्ट देयर आर 7 व्यूज। देखो बेटे क्या बोल रहा हूँ, वेयर देयर आर 6 इकोनॉमिस्ट देयर आर 7 व्यूज। कि अगर 6 इकट्ठे होकर बैठेंगे तो व्यूज इतना झगड़ेंगे आपस में कि 7वां व्यू भी आएगा। इसका मतलब क्या है कि वी नेवर एग्री इकोनॉमिक्स में कि भी ये लास्ट आ गया, ऐसा कुछ नहीं करते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हर ह्यूमन बीइंग की जो शक्ति है सोचने समझने की वो अलग अलग है। इसलिए जैसे ही वेल्थ डेफिनेशन आती है तो ये लास्ट वर्ड तो है ही नहीं, नेक्स्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और नेक्स्ट क्या मिला आपको? नेक्स्ट मिला आपको ये, दैट इज वेलफेयर डेफिनेशन। नाउ इस वेलफेयर डेफिनेशन में आप देखो क्या था
देखो थोड़ा सा लेक्चर, क्योंकि शुरुआती लेक्चर है, थोड़ा होगा तो सही कि लेंथी थोड़ा सा हो जाता है ना। इसमें आप देखो वेल्थ डेफिनेशन, दिस वाज गिवन बाय दिस एल्फ्रेड मार्शल। शुरू में ही आपको बता दिया था, ये एल्फ्रेड मार्शल ने दी। इसने कहा जी एडम स्मिथ एक गलती कर गया, कहता सिर्फ आप वेल्थ की बात करते हो, व्हाट अबाउट ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर की भी तो बात करो। तो उसने एक किताब लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और एक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। फ्रेंड्स लेकिन याद रखना कि ये जो डेफिनेशन मैं दे रहा हूँ, ये एल्फ्रेड मार्शल ने अपनी इस बुक में दी थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो डार्क हुए हुए वर्ड हैं या बोल्ड हुए हुए वर्ड हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत, देखो जैसे मैंने कहा कि आप अपना एक रजिस्टर अलग बना लो, और जो जो मैं करता जा रहा हूँ, ये पीपीटी इनफैक्ट कंप्लीट नोट्स हैं, इनको आप डाउनलोड करके अपने पास रखो और आपको बताता जाऊंगा क्या है। देखो क्या कहता है ये डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। आम जीवन में इकोनॉमिक्स मैन की स्टडी है, ह्यूमंस की स्टडी है। कहते हैं इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, ना केवल मेरे इंडिविजुअल एक्शन बट सोसाइटी के लिए क्या एक्शन है मेरे, which is most closely connected with attainment and with the use of material requisites of well-being. अब ये what is this material requisites of well-being? कहता है कि एक इंडिविजुअल के अपने लिए या सोसाइटी के लिए जो मटेरियल गुड्स, जो कि मटेरियल गुड्स विच प्रमोट वेलफेयर, उनको अटेन करने के लिए जो भी वर्क एक ह्यूमन बीइंग करता है, उसको हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट अबाउट दिस मटेरियल गुड्स? कहता है जी मटेरियल गुड्स वो हैं विच कैन बी टच्ड, सीन, फेल्ट। ये एक मटेरियल गुड है कि इसको, पेन को कैसे मैं अटेन करूंगा, कैसे यूज करूंगा फॉर दी वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, उसको मैंने कह दिया कि ये इकोनॉमिक्स है। अब इसमें फिर देखो मैंने कहा क्या क्या आया इसमें। कहता है अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, कि आप सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं करते, व्हाट योर एक्शन रिजल्ट्स आर ऑन सोसाइटी, दैट इज आल्सो स्टडीड। देन टू टाइप्स ऑफ गुड्स, मटेरियल एंड इमटेरियल गुड्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ मटेरियल गुड्स की स्टडी करेंगे, इग्नोरिंग इमटेरियल गुड्स। एंड टॉप प्रायोरिटी इज गिवन टू मैन, वेलफेयर ऑफ मैन सेकेंडरी टू वेल्थ। तो पहली डेफिनेशन वेल्थ पे थी, तो दूसरी वेलफेयर पे आ गई कि भाई पहला मैन, प्राइमरी प्लेस टू मैन एंड सेकेंडरी टू वेल्थ। उसमें क्या था, प्राइमरी टू वेल्थ एंड सेकेंडरी टू मैन। इसमें है प्राइमरी टू मैन, सेकेंडरी टू वेल्थ। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो गई जब हम पहली डेफिनेशन से दूसरी डेफिनेशन पे आए। नाउ जैसे मैंने कहा कि ये भी लास्ट वर्ड नहीं है। तीसरी डेफिनेशन जो है, ये आप देखो, ये बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन, एटलीस्ट मेरे को सबसे अच्छी डेफिनेशन यही लगती है। ये डेफिनेशन क्या है, स्केर्सिटी डेफिनेशन। और मैंने जो शुरुआत में इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपको दी वो यही थी। देखो क्या है ये स्केर्सिटी डेफिनेशन, दिस वाज गिवन बाय दिस लॉयनल रॉबिन्स। लॉयनल रॉबिन्स ने दी, और इसने एक बुक बड़ी फेमस लिखी है, एन एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। एसे ऑन नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात करता है, बड़े ध्यान से सुनो। कहता है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ही एक वांट सेटिस्फाई होती है, दूसरी ऑटोमेटिकली उसकी जगह आ जाती है। देखो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में हम ये कहते हैं कि जिस दिन कोई ये कह देगा मेरी वांट्स तो सारी सेटिस्फाई हो गई, इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। राइट फ्रॉम बर्थ टू डेथ वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसे सपोज कर लो डेथ बेड पे भी है, तो वो कहेगा मेरे को मेडिसिन मिल जाए, वांट इज देयर, समझो। तो कभी भी हम इकोनॉमिक्स वाले ये बिलीव करते हैं, जब किसी ने कह दिया कि आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, कोई वांट नहीं है मेरी, तो ही इज अ फुलिश मैन। ऐसा हो ही नहीं सकता। वांट्स आर अनलिमिटेड, 1 2 3 4 5, ये कह लो 1 2 3 ऐसे ऐसे अप टू इन्फिनिटी, विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कभी सेटिस्फाई नहीं की जा सकती। यही यहाँ लिखा है।
कहता वांट्स आर अनलिमिटेड, कि वांट्स जो है अनलिमिटेड है। कहता लेकिन मीन्स स्केर्स है। मैंने कहा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पैसे मेरे पास 5,000 रुपये हैं, रिसोर्सेज मेरे पास लिमिटेड है, वांट्स मेरी अनलिमिटेड है, देयरफॉर आई फ्रेम। और ये जो रिसोर्सेज हैं इनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अल्टरनेटिव यूजेस क्या? इस पैसे को मैं रोटी पे खर्च कर सकता हूँ, कपड़े पे खर्च कर सकता हूँ, एजुकेशन पे 500 रुपये है मेरे पास, कहाँ कहाँ खर्च कर सकता हूँ? खाना खा लूँ, कोई कपड़ा ले लूँ, कोई एजुकेशन पे खर्च कर लूँ, कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट ले लूँ, अनलिमिटेड। देखो कहाँ जा रहा हूँ मैं, वांट्स अनलिमिटेड है, मीन्स मेरे पास थोड़े से हैं, और इन मीन्स से मैं कुछ जो मीन्स हैं वो कहाँ कहाँ खर्च किए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजेस में खर्च किए जा सकते हैं। देयरफॉर आई फेस ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखो क्या कहता है ये, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? विच वांट आई शुड सेटिस्फाई नाउ, विच आई शुड लीव फॉर द फ्यूचर। कौन सी आज सेटिस्फाई कर लूँ, किसको मैं फ्यूचर के लिए छोड़ दूँ। तो कहता है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मैं ये स्टडी करने चाह रहा हूँ कि एक ह्यूमन बीइंग कैसे अपने स्केर्स रिसोर्सेज से मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करता है। यही मैंने शुरुआत में बोला था। देखो आप पढ़ो इस डेफिनेशन को। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन। एंड्स मीन वांट्स, एंड्स और स्केर्स मीन्स के बीच रिलेशनशिप स्टडी करता है, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इस मीन्स एंड्स और स्केर्स मीन्स जो हैं उसके कई यूजेस हैं। इसको आप कैसे रिलेशनशिप बैठाओगे, वो है ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। किस वांट को सेटिस्फाई करोगे, किसको फ्यूचर में छोड़ दोगे, दैट इज द स्केर्सिटी डेफिनेशन। नाउ फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन के बाद ऐसे लगा कि इकोनॉमिक्स का तो बस सब कुछ आ गया, इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, इसके बाद आती है ग्रोथ डेफिनेशन। ग्रोथ डेफिनेशन दिस वाज गिवन बाय इनफैक्ट जेएम केन्स है और सैमुअल्सन है, जेएम केन्स एंड सैमुअल्सन। नाउ जेएम केन्स एंड सैमुअल्सन, लेकिन ये जो बुक का नाम लिख रहा हूँ ये गिवन बाय सैमुअल्सन है, इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। इसमें उसने क्या कहा? कहता है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड। ये देखो ये वही डेफिनेशन रिपीट हो गई, दिस इज रॉन्ग। कहता है ये इसको डेफिनेशन को यहाँ पर गलत है, आपको मैं इसको दोबारा दूंगा, ठीक है। कहता है इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं? इसमें वो कहता है कि आप वेलफेयर और स्केर्सिटी दोनों को स्टडी करोगे। कहता है लाइक स्केर्सिटी डेफिनेशन इट आल्सो एक्सेप्ट द अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज नॉट ओनली confined to present but also to the future. It means he introduced the concept of time element कि आज ही नहीं फ्यूचर में कौन सी वांट मैंने सेटिस्फाई करनी है, ये भी इसमें आता है। He also adopted a dynamic approach to the study of economics. Definition includes Marshall's welfare definition and Robbins' scarcity definition. कि वेलफेयर को भी कर दिया और स्केर्सिटी को भी, कि आप स्केर्सिटी तो कर ही रहे हो, प्रेजेंट की बात करते हो, लेकिन साथ साथ आपने अपना फ्यूचर भी सिक्योर करना है। दैट इज सैमुअल्सन डेफिनेशन। इस प्रेजेंटेशन में ये डेफिनेशन रिपीट कर दी गई है, ये याद रखना, इसको आई विल प्रोवाइड यू अगेन। नाउ दीज आर द 4 डेफिनेशन। कौन कौन सी? वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्केर्सिटी डेफिनेशन एंड ग्रोथ डेफिनेशन। देन नेक्स्ट वन, अब आता है स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स क्या? इज इकोनॉमिक्स ए साइंस और एन आर्ट? अब इसको पढ़ना मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इसको करूंगा। इज इकोनॉमिक्स ए साइंस और एन आर्ट? और अगर साइंस है तो कैसी साइंस है? फ्रेंड्स, साइंस किसको कहते हो? साइंस कहते हैं जिसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो। कैसे? कि कोई कॉज बनता है, जैसे मैंने ये नीचे गिराया तो ये नीचे आया, मैंने नीचे गिराना कॉज है, इफेक्ट है उसका कि ये नीचे आया। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप।
अब कहता है इकोनॉमिक्स में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसे होता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। लॉ ऑफ डिमांड आगे जाके आप पढ़ोगे। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस इज ए कॉज, डिमांड जो है रिजल्ट है। ठीक है। अब आप केमिस्ट्री में करते हो कि ये केमिकल डालोगे तो इससे ये केमिकल कॉज है, इसकी प्रोडक्शन जो है वो इसका इफेक्ट है। उसी तरह यहाँ प्राइस कॉज है, डिमांड जो है इसका रिजल्ट है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं कि हर बार प्राइस ही कॉज होता है, एनीथिंग। लेकिन कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप इकोनॉमिक्स में भी है जैसे साइंस में भी है, इसलिए हम इकोनॉमिक्स को साइंस कह देते हैं। देखो क्या लिखा है, science is a systematic body of knowledge that traces the relationship between cause and effect। cause और effect बताया मैंने। फिर वो देखो कॉज एंड इफेक्ट, देखो इसको, यस। अब देखो इसमें कैसे कॉज एंड रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो फ्रेंड्स देखो क्या कहता है, applying these characteristics we find that economics is a branch of knowledge where the various facts relevant to it have been systematically collected। हम systematically collect करते हैं, classified and analyzed। Economics investigate the possibility of deducing generalization as regard to the economic motives of human beings। Motive of individuals and business firms can be very easily measured in terms of money। कि इकोनॉमिक्स में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप भी है और मेजरमेंट टूल भी है। फिजिकल साइंसेज में केजी, लीटर, ये टूल्स हैं। इकोनॉमिक्स का जो टूल है मनी है, मनी में हम किसी भी चीज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। लेकिन दूसरा पार्ट उन्होंने कहा जी इकोनॉमिक्स साइंस तो है लेकिन ये एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस कि ये सोसाइटी के बारे में हम बात करते हैं। देखो क्या कहता है, It order to understand the social aspect of economics, we should bear in mind the labor। कहता कि जो लेबरर है वो पूरे वर्ल्ड से चुनी हुई चीज़ें यूज़ करता है अपनी प्रोडक्शन में। इसका मतलब वो सिर्फ कन्फाइंड टू एक नहीं, पूरी सोसाइटी से कनेक्टेड है, उनके प्रोडक्ट्स को वो यूज़ करके प्रोडक्शन कर रहा है। तो कहता है वी आर कंसर्न विद सोसाइटी, और वट एवर वी प्रोड्यूस उसका सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होता है ये भी हम देखते हैं। तो इट्स ए सोशल साइंस आल्सो। अच्छा, अब ये है आर्ट। आर्ट क्या, इस फिजिकल साइंसेज में सिर्फ कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप है। हम कहते हैं कॉज और इफेक्ट, देखो क्या कहता है, हम उस कॉज और इफेक्ट रिलेशन को एक्चुअल में अप्लाई भी करते हैं। प्राइस इंक्रीज, डिमांड फॉल्स, और इसकी एप्लीकेशन से सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होता है। कहता है एन आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स फॉर अटेनमेंट ऑफ ए गिवन एंड। ए साइंस टीचेस अस टू नो एंड आर्ट टीचर्स अस टू डू। कि वहाँ सिर्फ दिखाता है, ये करता है कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप का सोसाइटी पे क्या कैसे अप्लाई किया जाए, इस पे ये सारा इसमें स्टडी। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, बोरिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन करना है। देन नेक्स्ट आ जाता है दिस इज पॉजिटिव एंड नॉट। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में करता हूँ ताकि ये पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। देखो मैं 2 वर्ड्स में कंप्लीट कर दूंगा कि पॉजिटिव क्या है और नॉर्मेटिव क्या है। देखो फ्रेंड्स, अगेन देखो पॉजिटिव साइंस जो है वो स्टडी करती है व्हाट इज कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड फॉल हुई, ये तो है व्हाट इज पॉजिटिव साइंस। नॉर्मेटिव होती है व्हाट इज तो स्टडी करते ही हम, साथ में करते हैं व्हाट ऑट टू बी, कि क्या है और क्या होना चाहिए। प्राइस पेट्रोल का बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, डिमांड पर बुरा है, इकोनॉमी पे बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। नो, व्हाट इज दिस बुरा, कि ये हमने एनालाइज किया सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ा है। इसलिए ऑट टू बी क्या है, हम कोशिश करेंगे कि पेट्रोल का प्राइस रिस्ट्रिक्ट हो। इकोनॉमिक्स पॉजिटिव साइंस है, व्हाट इज प्राइस बढ़े डिमांड कम होती है।
और इसके इफेक्ट व्हाट आर टू बी, कि इस प्राइस पेट्रोल के बढ़ने से या किसी भी प्रोडक्ट के बढ़ने से डिमांड पर, पूरी सोसाइटी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसको प्राइस को कंट्रोल कैसे किया जाए। वी ऑल्सो टॉक अबाउट प्राइस कंट्रोल। व्हाट इसकी बात करते हैं एंड व्हाट आर टू बी की भी बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है, देखो बहुत लंबी प्रेजेंटेशन है, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें आप देखो अगेन, जस्ट वेट। नाउ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, देखो इसमें दो अप्रोचेज हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है और एक ये जो है यहाँ कंजम्पशन से शुरू किया, ये मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल सेटिंग, एक ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में वो कहता है इकोनॉमिक्स में चार चीज़ें हम स्टडी करते हैं, पांच। कंजम्पशन को स्टडी करते हैं, हाउ ह्यूमन वांट्स आर थ्रू द यूज ऑफ गुड्स, कि कैसे ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं थ्रू यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैसे उनको प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, कैसे उसको एक्सचेंज करते हैं सोसाइटी में, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कैसे हाउ द गवर्नमेंट गेट्स मनी एंड हाउ इट स्पेंड्स, दैट इज पब्लिक। देखो इकोनॉमिक्स में और बता दूं, पब्लिक वर्ड का मतलब ही गवर्नमेंट होता है। ये तो है ट्रेडिशनल अप्रोच। इसके बाद आती है मॉडर्न अप्रोच। देखो मॉडर्न अप्रोच में हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए, दो तरह की इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, एक माइक्रो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे हम। नो, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, एक कंज्यूमर, एक प्रोडक्ट, समझ रहे हो, एक फर्म, एक की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस, ये तो चलो। माइक्रो इकोनॉमिक फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स इन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ स्केर्स resources. This branch of economics focus on individual markets, individual consumers, individual industries, individual sectors. एक की बात करेंगे हम। We are not going to talk about whole economy. हम एक लैपटॉप, एक कैमरा, एक ये स्मार्ट बोर्ड, इनकी बात करें, एक कंसेप्ट की बात करेंगे, प्राइस का इन पे क्या इफेक्ट होता है या और क्या इफेक्ट है। We are talking about only one commodity, one firm, one industry. So that is microeconomics. ये माइक्रो में इन ब्रीफ आपको बता रहा हूं कि ये क्या होती है। That is study of individual units. ये then इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, देखो इनफैक्ट ये आपका पार्ट बी है CBSE इकोनॉमिक्स का। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोडक्ट प्राइसिंग पढ़ोगे, डिमांड पढ़ोगे, सप्लाई पढ़ोगे, फैक्टर प्राइसिंग, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। आई सपोज दिस पोर्शन इज नॉट देयर फॉर यू। देन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, प्रोडक्शन इन एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ये है स्कोप कि हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये इनफैक्ट आपको +1 में पढ़ाया जाएगा। देन वी हैव मैक्रो, ये +2 में जाके आपको मैक्रो आएगी। यहाँ हम इंडिविजुअल से कंसर्न नहीं है, वी आर कंसर्न अबाउट दी होल सोसाइटी, पूरी सोसाइटी से रिलेटेड बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड बात करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल प्राइस लेवल, पूरी इकोनॉमी की बात करेंगे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट इन होल इकोनॉमी, नॉट डिमांड ऑफ इंडिविजुअल, डिमांड इन होल इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की हम बात नहीं करते। इसको पढ़ोगे, यही कुछ लिखा हुआ है। देन इसका ये इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनफैक्ट यू आर जस्ट आपके इसमें माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अदरवाइज ये चीज़ें हम सारी +2 में पढ़ेंगे। देन इसका डिफरेंस ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस चार्ट को अच्छी तरह से अपनी कॉपीज में लिख लो। बहुत बार ये क्वेश्चन आता माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, यहाँ बिहेवियर ऑफ एंटायर इकोनॉमी, इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, वहाँ इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई को लिख दिया डिमांड और सप्लाई, और पूरी इकोनॉमी को लिखा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, सबकी डिमांड और सप्लाई। इस तरह ये बेटे इसको आप, यहाँ हम प्राइस डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, यहाँ हम इनकम डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। इसमें आगे जाके एक अजम्पशन आएगी सेटेरस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, आपको बताऊंगा क्या बड़ी इंटरेस्टिंग है। और यहाँ पर ऐसी कोई भी अजम्पशन नहीं है। फ्रेंड्स देखो, आप लोग इसको पढ़ो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, मुश्किल लग सकता है, लेकिन फ्रेंड्स करना तो है। शुरू के 2-3 लेक्चर, 2 लेक्चर कह दूँ, एक और लेक्चर ऐसा आएगा जो कंप्लीटली थ्योरी है, उसके बाद शुरुआत डायग्राम से होगी और एंड डायग्राम से होगा। तो फ्रेंड्स आप इसमें क्या करो, आपने जैसे मैंने कहा कि नोट्स बनाओ, इसको देख के पूरी कंप्लीट प्रेजेंटेशन है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप इसको देखो। अच्छा, अब रही बुक्स, देखो साइड बाय साइड आपको बुक्स बताता जाऊंगा। आपका जो टीचर रिकमेंड करने वाला है वो ये बुक रिकमेंड करने जा रहा है, आपको बता देता हूँ। यूजुअली यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो इस बुक को फॉलो करते हैं, दैट इज CBSE 11th माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स बाई TR जैन। बड़े सालों से ये बुक चली आ रही है, अच्छी बुक है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं अच्छी, ये तो आपको टीचर पहले दिन ही कहेगा कि इस बुक को परचेज करना, TR जैन। फ्रेंड्स, जो बच्चे बहुत डिटेल में जाना चाहते हैं उनके लिए मैं एक नाम लिख रहा हूँ, बहुत डिटेल में, जो पूरा उसके अंदर घुसना चाहते हैं सब्जेक्ट में, वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स बाय S.A. सिद्दीकी। वन मोर, I.C. ढींगरा, I.C. ढींगरा इज देयर। ये ऐसे हैं, जस्ट एक मिनट, ये बुक्स ऐसी हैं जो आपको सफिशेंट हैं। आप मेरी बेस बनाओ इसको, ऑब्जेक्टिव टाइप मटेरियल भी आपको देंगे, न्यूमेरिकल्स भी देंगे, पूरी शीट बना के दूंगा आपको, ढंग से करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थ्योरी के पोर्शन में थोड़ी सी मुश्किल, पढ़ने में ही थ्योरी थोड़ी, लेकिन आपको कोशिश की है कि आपके ब्लड में पहुंचे इकोनॉमिक्स है क्या। तो ये बुक्स देखो, चॉइस आपकी है, ये तो बुक लोगे आप TR जैन। इसके अलावा ये देख सकते हो I.C. ढींगरा, और भी साथ साथ आपको बुक्स बताता रहूँगा मैं। लॉट ऑफ, हमारे ज़माने में इंटरनेट नहीं होता था, आजकल इंटरनेट इज़ देयर, उसमें भी बहुत ज़्यादा गूगल करोगे मटेरियल हर टॉपिक पे मिलेगा, लेकिन वो जितने ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते जाओगे। तो एक बेस बना लो, एक बुक, प्रेजेंटेशन प्लस प्रेजेंटेशन इज सफिशिएंट। जो बहुत ज़्यादा करना चाहता है वो ये बुक उठा ले, स्टैटिस्टिक्स की भी है और दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी है। मैं +1 +2 के बच्चों के लिए यही एडवोकेट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय फर्स्ट लेक्चर। होप थोड़ा सा लंबा ज़रूर है कि आप इसको बड़े प्यार से देखोगे, इसी तरह की सीरीज़ आपको आगे मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन, थैंक यू।